क्लियर वॉइस एंड वीडियो। तो आगे अगर इसमें देखा जाए भाई, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे हैं और पीरियड ग्रुप ब्लॉक जो भी था वो लास्ट टाइम हमने देख लिया था। एसएचई का नोमेनक्लेचर देखा था, सुपर हैवी एलिमेंट्स का। कुछ इंपॉर्टेंट अगर डेफिनेशंस थी, जैसे रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, एक्सेप्ट द नोबल गैसेस, दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और नॉर्मल एलिमेंट। ठीक, इसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट की। और ट्रांजिशन वर्ड का एक्चुअल में मीनिंग है कि उनके अंदर जो n-1 d ऑर्बिटल होता है उसके अंदर कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, वो भी नोट्स में लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो Zn होता है 30, उसमें क्या आ जाता है 4s का 2 और 3d का 10। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो s में भी पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, d में भी पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये ट्रांजिशन नहीं है। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी अगर आप देखो 5s2 4d10 6s2 5d10, देखो भाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ns और n-1 d शेल। सिंपल। ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, ट्रांजिशन एलिमेंट या तो ग्राउंड स्टेट में मिले या फिर किसी एक्साइटेड स्टेट में मिले। अगर मैं Zn को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाता हूं, Zn को मैं एक्साइटेड स्टेट में लेके गया, तो मैं इसको कहां लेके जा सकता हूं, Zn को भाई मैं लेके गया Zn2 पॉजिटिव में। Zn2 पॉजिटिव का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। कहां से दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, छोटी छोटी चीजें बताई हुई हैं, उसको ध्यान रखना है। कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, फोर्थ शेल यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो क्या बचा, 3d का 10, 4s का 0, 3d का 10 4s का 0। अब देखो 3d का 10 4s का 0, क्या इसकी एक्साइटेड स्टेट में भी कंप्लीटली फील्ड आ रहा है, इतना बता दें भाई। क्या ट्रांजिशन, क्या ये एक्साइटेड स्टेट में भी फुली फील्ड आ रहा है। मैं कैडमियम का 2 पॉजिटिव लिखता हूं, तो 2 पॉजिटिव कैसे लिख सकता हूं कि मैं लास्ट वाले शेल से, फिफ्थ शेल से दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लूं। क्यों, क्या बचा, बचा 4d का 10 और 5s का 0, क्या ये भी फुली फील्ड है। तो चाहे जिंक की बात करूं या Zn2 पॉजिटिव की बात करूं, मुझे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, नोट्स में ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, अगली बात हमने इसमें रिप्रेजेंटेटिव नॉर्मल एलिमेंट, दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट, तीसरा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि ग्रुप नंबर 3 में पीरियड नंबर 6 में आपको लेंथेनॉइड सीरीज मिलती है। तो लेंथेनाइड जो होते हैं उनको एफ ब्लॉक में रखा जाता है। पीरियड नंबर 7 में ग्रुप 3 ही है, पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7, पीरियड 7 में एक्टिनाइड मिलते हैं, इनको एफ ब्लॉक कहते हैं और इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब ट्रांजिशन के भी अंदर, ट्रांजिशन कहां से कहां तक होता है, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। अब ग्रुप नंबर 3 में ही आपके लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आ जाते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं जो बहुत बार आगे यूज होंगी। ये टर्म्स कॉमनली यूज होते हैं, लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, कहाँ कहाँ पर ये होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, इतना क्लियर, क्या ये टर्म्स क्लियर है। ठीक है भाई, क्या ये टर्म्स क्लियर जा रही है अभी तक, ठीक है, क्या ये टर्म्स क्लियर जा रही हैं। ठीक, उसके बाद एक आगे आता है टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल,
टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 3 के, पीरियड नंबर 3 के टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं। टिपिकल का मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, अपने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ग्रुप नंबर 13 की अगर बात की जाए तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इस ग्रुप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको लगेगा इस ग्रुप को बोरोन रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि वो सबसे पहला मेंबर है और वो आ रहा है पीरियड नंबर 2 में, बट नहीं, इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? इसकी जैसे प्रॉपर्टीज, बोरोन की प्रॉपर्टीज बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इस ग्रुप से मैच ही नहीं करती, तो हम टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं ग्रुप जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, थर्ड पीरियड इट मीन जो एल्यूमिनियम है उसी के जैसे प्रॉपर्टीज गैलियम की, इंडियम की और थैलियम की शोज होंगे। ठीक, ये होते हैं टिपिकल एलिमेंट थर्ड पीरियड वाले। तो सेकंड पीरियड वालों को क्या कहते हैं? सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं वो एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब अपने अपने पीरियड के एनोमलस एलिमेंट है। जैसे नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यहां पर नाइट्रोजन एनोमलस प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उसकी अलग ही चल रही है प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो अपने ग्रुप से प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा है। तो अपने ग्रुप से कौन प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है? फास्फोरस, और उसकी जैसे ही बाकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसलिए पीरियड थर्ड वालों को कहा जाता है टिपिकल एलिमेंट्स। सही है। ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, ये क्लियर हुआ? टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स एनसीईआरटी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट लिखा हुआ है एक्सेप्ट द नोबल गैसेस। ठीक है, ग्रुप 18 को छोड़ करके, क्योंकि ग्रुप 18 में एक फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होता है। ठीक है, उसको आप छोड़ दें फिलहाल, स्टैंडर्ड बुक्स में उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि नोबल गैसेस नहीं आती हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांसफर्मिक एलिमेंट, ट्रांसफर्मिक एलिमेंट एक कभी कभार एक ऐसा वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रांसफर्मिक। ट्रांसफर्मिक एटॉमिक नंबर 100 के अंदर एक एलिमेंट आता है FM, जिसको कहते हैं फर्मियम। उसके आगे जितने भी एलिमेंट आते हैं ट्रांसफर्मिक एलिमेंट कौन हो जाएंगे? जिनका Z ग्रेटर देन 100 होगा, उनको हम कहेंगे ट्रांसफर्मिक एलिमेंट। और इन्हीं को हम कह रहे थे कल सुपर हैवी एलिमेंट, SHE। ये सब आपको नोट्स में दे दिया है। ट्रांसफर्मिक एलिमेंट, ट्रांसफर्मिक एलिमेंट कितना आ रहा है? 100 में, FM। ठीक, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक नाम से पता लग रहा है कि जो यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम आता है Z = 92 में, यूरेनियम रखा जाता है कैपिटल U। इसके बाद वाले यानी कि Z > 92 वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उनको ट्रांस यूरेनिक कहते हैं, वो सारे रेडियो एक्टिव की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ट्रांसफर्मिक एंड ट्रांस यूरेनिक, कभी कभार ऐसे कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दे ऑल आर सिंथेटिक एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कौन से? Z > 92 वाला। ठीक है, ट्रांजिशन हो गया, इनर ट्रांजिशन, ट्रांस यूरेनिक, ट्रांसफर्मिक, नॉर्मल, मेन, टिपिकल एलिमेंट्स। ठीक है, ये कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस रह गई थी। ठीक है भाई, आगे अगर बात की जाए, आगे अगर बात की जाए डायगोनल रिलेशनशिप की, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप नाम से भी कुछ पता लग रहा है कि डायगोनली कुछ ना कुछ रिलेशन शो हो रहा होगा। सबसे पहली बात और सबसे पहला क्वेश्चन, पीरियड 2 में और पीरियड 3 में ये शो होता है, पीरियड 2 और पीरियड 3 में ये शो होता है, तो इसको जरा ध्यान रखें। इसमें जैसे लिथियम है, लिथियम और बोरोन, कार्बन, इस तरीके से।
लिथियम के नीचे सोडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम। लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्यूमिनियम के साथ। मतलब लिथियम की जो कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं वो, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, ये यहां पर आ जाएगा, बेरिलियम आ गया ना, बोरोन और कार्बन। बेरिलियम के बाद बेरिलियम के मैग्नीशियम, ऐसा। लिथियम अपनी कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा है मैग्नीशियम के साथ, जो पीरियड सेकंड का है वो पीरियड थर्ड के डायगोनली रिलेशन शो कर रहा है लिथियम मैग्नीशियम के साथ। जो अपना बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के साथ, और जो बोरोन है वो सिलिकॉन के साथ प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि लिथियम के कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम की तरह शो होती है, बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम और बोरोन की सिलिकॉन की तरह प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और इसका अगर एक रीजन देखा जाए कि डायगोनल रिलेशनशिप सिर्फ पीरियड सेकंड और थर्ड में ही होता है और इन्हीं तीनों में होता है, तो इसका रीजन आ जाता है फाई, जिसको कहते हैं पोटेंशियल आयनिक पोटेंशियल। ये होता है चार्ज अपॉन साइज, इसका रेशियो होता है। चार्ज अपॉन साइज का अगर रेशियो निकाला जाए भाई, उसको फाई कहते हैं, यानी पोटेंशियल आयनिक पोटेंशियल कहते हैं। ये आयनिक पोटेंशियल इनका सेम रहता है। लिथियम का आयनिक पोटेंशियल मैग्नीशियम की तरह होगा, मतलब चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो होगा लिथियम का मैग्नीशियम की तरह होगा, बेरिलियम का एल्यूमिनियम और बोरोन का सिलिकॉन की, लगभग इनका आयनिक साइज और चार्ज इनका सिमिलर है। तो अगर स्टैंडर्ड इसका रीजन पूछा जाए तो आयनिक पोटेंशियल फाई चार्ज अपॉन साइज का रेशियो सेम रहता है डायगोनली, इसलिए ये डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। क्या ये क्लियर है? डायगोनल रिलेशनशिप। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो लिथियम की मैग्नीशियम की तरह शो हो रही हैं, वो हम एस ब्लॉक में पढ़ते हैं डिटेल में। फिलहाल अभी इस चैप्टर के लिए आपको इतना जानना जरूरी है। ट्रांसफर्मिक एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांसफर्मिक मतलब जो 100 से ऊपर के जितने एलिमेंट है 118 तक, दैट इज ट्रांसफर्मिक। जो जिसको हम सुपर हैवी एलिमेंट कह रहे हैं, जिसको हम सुपर हैवी एलिमेंट कह रहे हैं। और ट्रांस यूरेनिक जो कि रेडियो एक्टिव है और मैन मेड है, सिंथेटिक है, वो Z इज इक्वल टू 92 से ऊपर है। अलग अलग कैटेगरी बन गई ना। ये तो अपना आ गया सुपर हैवी एलिमेंट, और ये आ गया अपना रेडियो एक्टिव। पहले बता देता हूं कि इस तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजी यूज हुई है बुक्स के अंदर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नोट्स में आपको डेफिनेशन सबकी क्लियरली गिवन है, यहां मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक। तो इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है भाई, डायगोनल रिलेशनशिप क्लियर है? अगर डायगोनल रिलेशनशिप क्लियर है तो एक लास्ट अपना इसमें आता है ब्रिज एलिमेंट्स। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ब्रिज एलिमेंट, ये सारी डेफिनेशन है कलेक्ट करके एक ही जगह लिखी हुई है, यही आपको डेफिनेशन मिलेगी। ब्रिज एलिमेंट जैसे नाम से बता रहा है, एलिमेंट विच शो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज बिटवीन टू ग्रुप्स। और सबसे पहली बात को जो ब्रिज एलिमेंट देखे जाते हैं भाई, वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ही देखे जाते हैं। मेंडलीव पीटी, पहला पॉइंट कि मेंडलीव पीटी के अकॉर्डिंग ही ब्रिज एलिमेंट देखे जाएंगे, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें ग्रुप 1 की, इसके अंदर ए और बी पढ़ा था। ए के अंदर रखे थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, और बी के अंदर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रखा हुआ था। तो क्या यहाँ पर सोडियम और कॉपर एक ब्रिज एलिमेंट बन सकता है? ये बता दो। क्या यहाँ पर सोडियम एक, इसको कैसे लिखा जाता है कि सोडियम एक ब्रिज एलिमेंट बन रहा है पोटेशियम और किसके बीच में? कॉपर के बीच। मतलब जो सोडियम की प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अकॉर्डिंग अपने ग्रुप के पोटेशियम से तो मैच करेंगे ही, कॉइनेज मेटल के कॉपर से भी मैच करेंगे। और ये सिर्फ कहाँ आ रहा है?
मेंडलीव में, क्योंकि मॉडर्न में तो ऑब्वियसली इनके अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। तो ये मेंडलीव के अकॉर्डिंग ब्रिज एलिमेंट इनको कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो कुछ ना कुछ रेडिएशंस को, अल्फा बीटा गामा रेस को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। और इससे क्या होता है, जैसे ये यूरेनियम रखा हुआ है, मैंने शाम को ये यूरेनियम रखा, अब इसमें कुछ ना कुछ रेडिएशन बाहर निकली, तो अगर मैं 2 घंटे बाद इसको देखता हूं, इसका मास चेंज हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करते, इसीलिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक डिटेल में पढ़ा जाता है, बट एफ ब्लॉक बहुत कम ही है सिलेबस के अंदर, क्योंकि उसमें सारे के सारे रेडियो एक्टिव भरे हुए हैं, उनके कोई कंपाउंड भी नहीं है। ठीक है, तो क्या ये सारी स्लाइड, सारी डिफरेंस डेफिनेशंस क्लियर है? ये बता दो। ब्रिज एलिमेंट पढ़ा, डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा सेकेंड और थर्ड पीरियड में। रीजन क्या है? पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल सेम आता है, चार्ज अपॉन साइज। ट्रांसफर्मिक एलिमेंट पढ़े, Z इज ग्रेटर देन 100, SHE सुपर हैवी एलिमेंट्स, सुपर हैवी एलिमेंट्स आ रहा है ना। ट्रांस यूरेनिक, Z ग्रेटर देन 92, रेडियो एक्टिव। टिपिकल एलिमेंट्स पीरियड थर्ड के। ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ट्रांजिशन की मेन डेफिनेशन क्या है कि जिनमें n-1 डी में अनपेयर्ड होना चाहिए। अब वो अनपेयर्ड चाहे उसकी ग्राउंड स्टेट में मिल जाए तो ठीक, या उसका कोई भी एक्साइटेड स्टेट वहां मिल जाए तो वो भी ठीक, अपने को चाहिए अनपेयर्ड। जिंक, कैडमियम, मरकरी में, और Zn 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव, मरकरी 2 पॉजिटिव, इनमें है ही नहीं। These are D block element but not transition element। नीचे एक और हमने पढ़ा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है भाई, तो ये आई थिंक क्लियर हो गया है। अब आगे देखो, ये कुछ डेफिनेशंस थी जो क्लियर करवाई। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस थी जो क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे पढ़ना है प्रॉपर्टीज, आगे पढ़नी है प्रॉपर्टीज। हेडिंग डाल देता हूं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ये जो सारा हम अभी तक पढ़ा हमने कि इतने इतने एलिमेंट्स थे, 118 एलिमेंट्स थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, बोहर ने ये क्लासिफिकेशन बनाया। फिर हेनरी मुजले ने पहले क्या दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था, उसके बेस पर फिर ये सारे रेंज और वार्नर और बोहर ने मिल करके ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ पैटर्न शो करें प्रॉपर्टीज का, कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएं या टॉप टू बॉटम हम जाएं तो कुछ ना कुछ पैटर्न दिखाई दे, कि लेफ्ट टू राइट रेडियस कम हो रही है या बढ़ रही है, उसका कुछ पैटर्न आए, डाउन द ग्रुप कम हो रही है या बढ़ रही है, उसका कुछ पैटर्न आए। ठीक है, तो वो इसी पैटर्न को देखने के लिए हमने इन सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, पहला पॉइंट। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही ये डिपेंड करेंगे। और किस तरह से ये शो होती है ना? These property, the properties which are depend on electronic configuration of elements and shows a regular gradation when we move from left to right in a period or top to bottom in a group। तो लेफ्ट टू राइट अगर किसी पीरियड में जाया जाए, टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में जाया जाए, तो उसमें कुछ पैटर्न शो हो प्रॉपर्टीज का, उसको कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट में यहां पे ये लिख देता हूं कि what is the reason of periodicity। पीरियोडिसिटी क्या होती है? पहले तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि एक ग्रुप, दूसरे ग्रुप, तीसरे ग्रुप, उनमें क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज का रेगुलर ग्रेडेशन आ रहा है, प्रॉपर्टीज का रेगुलर चेंज आ रहा है। ठीक है, वो बढ़ रही है या घट रही है, तो उसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। और इस पीरियोडिसिटी का जो रीजन है वो क्या है? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही उसका रीजन है। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही उसका रीजन। ये बताओ कि पीरियोडिसिटी क्या है, कि एक रेगुलर पैटर्न आ रहा है प्रॉपर्टीज का, उसको हम पीरियोडिसिटी कह रहे हैं, उसी के बेस पर पीरियोडिक टेबल बनाई हुई है, और उसका रीजन है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जो अपने को पढ़नी है और उनका क्या पैटर्न रहेगा, उसको मैं क्लियर करवा देता हूं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की जब हम बात करें, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नोट्स में आपको डेफिनेशंस वगैरह वगैरह ये सारी चीजें नोट्स में आपको मिल जाएंगी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हम एक तो इंडिविजुअल एटम के बेस पर किन्हीं प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं और किन्हीं प्रॉपर्टीज को मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि एटॉमिक लेवल पर इसको डिफाइन किया जा सकता है, एक सिंगल एटम को लेकर के उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे डिफाइन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे डिफाइन हो सकती हैं। एटॉमिक लेवल पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो कि हम एक सिंगल एटम से डिफाइन कर सकते हैं? क्या एटॉमिक रेडियस को Z इफेक्टिव, आगे पढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, उसको इससे देखा जा सकता है। एटॉमिक रेडियस को इससे देखा जा सकता है एटॉमिक लेवल पे। एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा जा सकता है, आयोनाइजेशन एनर्जी को देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को देखा जा सकता है। अभी ये टर्म्स आपके लिए सब नए हैं, अभी आप इनको लिख लो, उसके बाद धीरे धीरे वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि कैसे एटॉमिक लेवल पे ये आ रहे हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर डेंसिटी आती है। अगर आपको डेंसिटी निकालनी है, आपको मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। अगर हमको मेल्टिंग पॉइंट देखना है, MP या BP, बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली किसी सिंगल एटम का कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, हम उसकी अरेंजमेंट के ऊपर वो डिपेंड करता है कि अलग अलग एटम्स जुड़ करके जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस स्ट्रक्चर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो ये इसके अंदर आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज, एंड इसमें एटॉमिक वॉल्यूम भी आ जाता है और कुछ और भी टर्म्स आती हैं। इसमें एटॉमिक वॉल्यूम आ जाएगा एंड एनर्जी ऑफ या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये सारी डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, उनके पैटर्न के ऊपर। अभी आप इसको जस्ट नोट कर लो, धीरे धीरे वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। आयनिक रेडियस भी इसी में भी एटॉमिक लेवल पे, ठीक है। तो सिंगल एटम से एटॉमिक प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जो हम सिंगल एटम को लेकर के उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं? Z इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सब एक सिंगल एटम से एक्सप्लेन हो सकती है। ठीक, डेंसिटी, मेल्टिंग, बॉइलिंग, इनके लिए हमें एक पूरे स्ट्रक्चर की, एक मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, फ्यूजन, अभी क्या होती है इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम इतनी सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका क्या होगा वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, है ना। चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, और नोट्स सिस्टमैटिक तरीके से बने होने चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि अपने ही नोट्स खुद को समझ नहीं आते क्या लिखा, तो सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स बनाने। सबसे पहले हम किसी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को, किसी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, उसके डेफिनेशन वगैरह देखेंगे क्या है। ठीक, पहला इसकी डेफिनेशन वगैरह उसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। दूसरा हम इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का पैटर्न देखेंगे, या जिसको हम कहते हैं ट्रेंड, कि लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या पैटर्न आ रहा है, क्या ट्रेंड आ रहा है, उसके क्या रीजन है, वो हम सेकंड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट अपने को देखना है
फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रेंड, कि वो कौन कौन से भाई फैक्टर हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रहे हैं। चौथा हम देखेंगे एक्सेप्शंस इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी, कि कहां कहां पर वो एक्सेप्शन आ रहे हैं, उनका क्या क्या रीजन बन रहा है, पॉसिबल रीजन क्या बन रहा है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन वगैरह उसके बारे में इंफॉर्मेशन, दूसरा उसमें क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड है, क्या पीरियोडिसिटी उसकी बन रही है, वो देखेंगे। थर्ड, अपने को फैक्टर पढ़ने हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वो प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है। और चौथा हम देखेंगे एक्सेप्शंस, कि कहां कहां पर एक्सेप्शन इसके बन रहे हैं, उसका क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है। क्या ये क्लियर है? इतना बताइए भाई, क्या ये पैटर्न क्लियर है? अगर आपको बुक से पढ़ना है, प्रदीप से पढ़ो, एनसीईआरटी कहीं से भी पढ़ो, नोट से पढ़ो, ये चारों चीजें क्लियर होनी चाहिए हर एक प्रॉपर्टी के बारे में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एनडीए बॉयज? क्या इस तरीके से पढ़ा जा सकता है इफेक्टिव तरीके से, ताकि कहीं से कोई क्वेश्चन ना रहे, ठीक है, जिसका कि अपने को आंसर ना पता हो। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका जानना बहुत जरूरी है। पढ़ो आप कहीं से भी, किसी बुक से पढ़ो, तरीका पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले बता दूं जो चैप्टर है वो पूरे केमिस्ट्री के लिए बेसिक है। अभी आपकी स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे चैप्टर चल रहे हैं जो पूरी केमिस्ट्री के लिए, जिनके छोटे से छोटा कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो बॉन्डिंग में यूज होंगे, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, कोऑर्डिनेशन में, हाइड्रोजन में, ऐसे ढेरों चैप्टर्स में यूज होंगे। मोल कंसेप्ट आपका फिजिकल में चल रहा है, उसके बहुत सारे कंसेप्ट, हर दूसरे चैप्टर में आपको मोल कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान से आप इसको देखो। सबसे पहले जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन करेंगे। बट एटॉमिक रेडियस पढ़ने के लिए अपने को चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको डिटेल में देखते हैं। जो पुराने बच्चे हैं उनको ये नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा, है ना? निशांत, निशांत, अर्जुन, ये शिवांग, ये आपको कुछ सुने सुने वर्ड लग रहे होंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है ना? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है, जो कि एक बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। ठीक, ध्यान से देखना बेटा। अब अपने को क्या करना है कि एक हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, देखना ध्यान से। एक केस है अपने पास कि सिंगल एटॉमिक स्पीशीज है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। स्पीशीज का मतलब होता है उसके अंदर न्यूट्रल एटम होगा, कैटायन होगा, एनायन होगा, कुछ भी होगा, बट उसमें होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर हीलियम पॉजिटिव, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, सिंगल इलेक्ट्रॉन बन गया। लिथियम के ऊपर 2 पॉजिटिव डाल दिया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 पॉजिटिव का मतलब अब एक ही बचा, बेरिलियम, 3 पॉजिटिव। ठीक है, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 गए, एक ही बचा। दीज आर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव और बेरिलियम 3 पॉजिटिव। क्या हम इनको सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कह सकते हैं? अब इस सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर, इस सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर ध्यान से देखिएगा, ये बनाया भाई हमने, इसका एक शेल बनाया, ये यहां पर है न्यूक्लियस। क्या मैं न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर कह सकता, पॉजिटिव चार्ज से शो कर सकता हूं?
क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर अपने पास न्यूक्लियन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है न्यूट्रल और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। लिख के बताओ, सही है। अब ये एक शेल इसमें दिखाई दे रही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमने रख दिया ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है। ये एक ही शेल है और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या यहाँ पर जो प्रोटॉन या जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक न्यूक्लियर चार्ज लगाएगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं? बताओ, क्या यहाँ पर ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहें? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, जितना फोकस है पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर चार्ज है सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। जैसे कि आप सोच सकते हो कि मैं किसी एक ही बच्चे को पढ़ा रहा हूं, पूरी क्लास में एक ही बच्चा है, ठीक है, या ट्यूशन में किसी एक ही बच्चे को पढ़ा रहा हूं, मेरा पूरा का पूरा अट्रैक्शन, पूरा का पूरा फोकस उसी बच्चे पे है, ठीक। तो इस केस में जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज है वही मेरा क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव की तो खैर अभी तक बात ही नहीं आई, टोटल न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है, ठीक। तो यहां पर एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस टोटल न्यूक्लियर चार्ज। क्या इतना क्लियर है? क्या ये इलेक्ट्रॉन टोटल न्यूक्लियर चार्ज को कंटेन कर रहा है? न्यूक्लियस का पूरा चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। क्या ये क्लियर है भाई? जल्दी से बता दें लिख करके। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लिखा, न्यूक्लियस का पूरा चार्ज इसके ऊपर है। सही है, सही है। अभी तक इफेक्टिव वर्ड नहीं आया, अभी तक सिर्फ एक वर्ड आया, न्यूक्लियर चार्ज। इतना क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में देखो। अब हमने क्या किया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक, दो या दो से ज्यादा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो कि मोस्ट कॉमन होता भी है, क्योंकि बार बार तो हम सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं पढ़ सकते। अपने को इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल पढ़नी है तो उसमें तो ढेरों इलेक्ट्रॉन है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम गए तो किस तरीके से क्या सिचुएशन बनी? ये मेरे पास पहला शेल आया, ये मेरे पास दूसरा शेल आया, ठीक, और ये मेरे पास तीसरा शेल आया। ठीक है भाई लोग, ये मैंने तीन शेल बनाए और इसके बीच में मैंने बना दिया ये यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ये क्लियर? न्यूक्लियस बना दिया जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, दिखाई दे रहा है सबको। अब इसके अंदर मेरे पास अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल में भी मेरे पास सपोज 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैंने बनाए भाई, ये 3 4 5 6 7 और 8, और तीसरी शेल में मेरे पास सपोज 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? क्या ये कंडीशन क्लियर है? बीच में न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, 3 शेल बनी हुई है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब अपने को लगाना है न्यूक्लियर चार्ज किसके ऊपर? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपने को न्यूक्लियर चार्ज लगाना है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं। क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं? सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियस ने अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियर चार्ज लगाना स्टार्ट किया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, बट सिचुएशन क्या बनी कि बाकी इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो इसको रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना स्टार्ट करेगा, वो उसको दूर भगाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। वो उसको रिपेल करना स्टार्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपेल करना स्टार्ट कर रहा है। ये जो है इसमें रिपल्शन लगा रहा है, देखो ये भी इसमें रिपल्शन लगा रहा है, ये इसमें रिपल्शन लगा रहा है, ठीक है, ये इसमें रिपल्शन लगा रहा है,
तो ये जितने भी मैंने डॉटेड में लगाए हैं ये सब रिपल्शन लगा रहे हैं किसके ऊपर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब मुझे इसमें ये बता दो कि क्या टोटल न्यूक्लियर चार्ज में कुछ कमी आएगी, क्या कुछ टोटल न्यूक्लियर चार्ज में कुछ कमी आएगी, और वो कमी किसकी वजह से होगी, क्योंकि बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो उस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो है जिसको हम क्या कहते हैं, टोटल न्यूक्लियर चार्ज है, उसमें कुछ ना कुछ कमी आ रही है। और उसमें कमी किसकी वजह से आएगी, जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं उसकी वजह से। तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज Z जो था अब उसमें डिक्रीज आया किसकी वजह से, इसको हम लिखते हैं रिपल्शन बाई अदर इलेक्ट्रॉन्स। जो अंदर के जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी वजह से जो रिपल्शन आया उससे न्यूक्लियर चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज में कमी आ गई। ये बताओ टोटल न्यूक्लियर चार्ज में उससे क्या आ गई, कमी आ गई, इतना बता दो। उससे जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज था उसमें डिक्रीज आ गया, इसको कैसे समझ सकते हैं, टोटल न्यूक्लियर चार्ज में डिक्रीज आ गया। देखो टोटल न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू Z माइनस रिपल्शन बाई अदर इलेक्ट्रॉन्स। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप किसी मॉल में गए, ठीक है, अब किसी मॉल में गए आप, जो है फिल्म देखने गए, शॉपिंग करने गए, और वहां पर सपोज आपका कोई जो फिल्म स्टार जो आपका फेवरेट है या जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको आप खूब देखते हो वो आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ऑटोग्राफ, ठीक है, आपने कहा भाई ऑटोग्राफ तो लेना पड़ेगा। अब आप उसके पास जैसे गए तो आपने क्या देखा कि यार वहां पर ऑलरेडी उसको घेरे हुए 50 लोग ऑलरेडी खड़े हैं और आप 51 हो और आप बहुत पीछे लाइन में लगे हुए, मतलब बीच में वो स्टार है, उन्होंने इस तरीके से उसको घेर लिया, ठीक है, और बहुत सारे उसमें लेयर बनाए और लास्ट में आप जाके खड़े हो। अब आपको क्या करना है, आप वो इलेक्ट्रॉन हो, स्टार वो न्यूक्लियस है। अब आपको तो वो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आपको ऑटोग्राफ भी लेना है, बट बाकी के जितने भी लोग हैं जो उसको घेर के खड़े हो रखे हैं वो उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वो आपको रिपेल करेंगे, आपको आगे तो आने नहीं देंगे। तो अब जो भी अट्रैक्शन लग रहा था आपके ऊपर वो धीरे धीरे कम हो गया। कम क्यों हो गया, क्योंकि बाकी जो लोग वहां पर खड़े थे वो पहले से आपसे आगे खड़े हैं। अब ये बताओ कि आपसे पीछे जितने लोग होंगे क्या उनसे आपको कोई इफेक्ट है, सपोज हम इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे, कोई जरूरी थोड़ा ना आउटर मोस्ट के ऊपर निकाले, हम इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हैं, इसके ऊपर, क्या इससे पीछे यानी आपसे पीछे जो लोग खड़े हैं उनका कोई इफेक्ट है आपके ऊपर, वो किसी तरीके का रिपल्शन आपके ऊपर लगा पा रहे हैं, नहीं, उनका तो कोई रिपल्शन नहीं है। मींस हम जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा रहे हैं उसके पीछे जो भी इलेक्ट्रॉन हो उससे अपने कोई मतलब नहीं है, उससे आगे कितने, मतलब न्यूक्लियस की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है वो इंपॉर्टेंट है, वो उसको रिपेल करेंगे। तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू Z माइनस रिपल्शन बाई अदर इलेक्ट्रॉन। टोटल न्यूक्लियर चार्ज अब यहां पर कुछ ना कुछ कम हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन्स ने रिपल्शन लगाया। अब उन्होंने कितना रिपल्शन लगाया और अल्टीमेटली ये फॉर्मूला क्या बना, इसको हम लिख सकते हैं Z इफेक्टिव, ठीक है, इसको लिख सकते हैं Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो एक्चुअल में न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज Z, टोटल न्यूक्लियर चार्ज Z, टोटल न्यूक्लियर चार्ज Z माइनस रिपल्शन बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम कहते हैं सिग्मा। इस तरीके से 6 को लिटा देते हैं, सिग्मा, इसको कहते हैं स्लेटर्स कांस्टेंट। ये फॉर्मूला बन गया Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z क्या है, एटॉमिक नंबर या जितने प्रोटॉन्स हैं,
सिग्मा है यहां पर स्लैटर्स कांस्टेंट, स्लैटर कांस्टेंट या इसको कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और ये जो आपने इफेक्ट देखा, ये जो आपने इफेक्ट देखा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर, इस इफेक्ट को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसी को एक और नाम से जानते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसी को कहते हैं भाई शील्डिंग इफेक्ट। क्यों कह रहे होंगे शील्डिंग या स्क्रीनिंग क्यों कह रहे होंगे? क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को घेर के खड़े हैं, वो एक शील्ड उन्होंने बना दी है, एक दीवार बना दी है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसका फॉर्मूला अल्टीमेटली बन जाएगा Z इफेक्टिव। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इज इक्वल टू टोटल चार्ज Z, टोटल न्यूक्लियर चार्ज Z माइनस सिग्मा। सिग्मा इज द रिपल्शन क्रिएटेड बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स। अदर कौन से? इनर इलेक्ट्रॉन्स। अगर अदर की जगह इनर लिखा जाए तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो भी रिपल्शन लगा रहे हैं वो सिग्मा है। क्या इतना क्लियर है? क्या अपने को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में थोड़ी सी क्लियरिटी आई? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन सपोज हम इसके ऊपर निकाल रहे हैं, इसको कहते हैं लास्टिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको कहते हैं, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लास्टिंग इलेक्ट्रॉन और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। ये बताओ क्या इसमें समझ में आया? क्या इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्लियर हुआ कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर आखिर क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या केस है? जितना न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए था उससे तो कम ही लग रहा है। और वो कम क्यों लग रहा है? बिकॉज वो रिपल्शन है इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बहुत बार ये कंसेप्ट आगे यूज होगा और सिर्फ वहां पर रीजन में लिख देगा आपके सामने स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, फिर आप सोचोगे कैसे वो अप्लाई करना है। अभी ये तो हमने पढ़ा कि जेड इफेक्टिव क्या है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है आगे वो देखते हैं। इसके बाद ही हम एटॉमिक रेडियस को पढ़ पाएंगे फिर, क्योंकि एटॉमिक रेडियस का जहां एक रीजन लिखा हुआ है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब उसके लिए अपने को ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बेटा एक ही होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक ही है। हाँ, आप ये कहना चाहते हो कि इस शेल में एक और इलेक्ट्रॉन है और एक और इलेक्ट्रॉन है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इन तीनों में से किसी को भी एक को पकड़ लेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे, तो वो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, क्या ये इलेक्ट्रॉन भी आपस में रिपल्शन लगाएंगे? खुद की शेल के इलेक्ट्रॉन भी आपस में रिपल्शन लगाएंगे। ये देख लो एक बार, ये डायग्राम देख लो, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियरिटी आ रही है इसके अंदर? ठीक है भाई। तो ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट। आगे इसमें अगर हम देखें, अब इसमें एक एक करके देखते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में इसका क्या इफेक्ट जा रहा है, अलग अलग ऑर्बिटल्स में इसका इफेक्ट क्या जा रहा है। अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें, शायद ही आपके लिए कुछ नया टॉपिक हो सकता है ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल को अभी तक हम इस तरीके के एक बॉक्स से शो कर रहे थे। एस ऑर्बिटल को हम अभी तक इस तरह के एक बॉक्स से शो कर रहे थे, हालांकि आप इसको डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे जो सेकंड चैप्टर है, बट फिर भी कुछ मैं इसके बारे में बता देता हूं कि यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एस ऑर्बिटल बॉक्स की तरह शो हो रहा था और इस बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये एस ऑर्बिटल एक्चुअल में जो दिखाई देता है वो स्पेरिकल शेप का होता है। कुछ इस तरीके से ये एस ऑर्बिटल शो हो रहा है। एस ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब यहां पर ये सपोज इसका न्यूक्लियस और ये एस ऑर्बिटल है।
एस ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, एक स्पेरिकली चार्ज स्पेरिकल इस तरीके से फैला हुआ है, ये एस ऑर्बिटल है। अब एस ऑर्बिटल में अगर हम शील्डिंग देखें, शील्डिंग का मतलब क्या, इसमें शील्डिंग कैसे हो सकती है कि जैसे आप ये लगा लो कि एक कोई नेताजी कोई दौरे पर आए, ठीक है, कहीं पे कोई रैली चल रही है, कुछ भी चल रहा है, या कोई बड़ा कोई फिल्म स्टार है, वो कहीं पब्लिक प्लेस में आए। अब पब्लिक प्लेस में आए तो ऑब्वियसली उनको क्या चाहिए, कुछ सिक्योरिटी की जरूरत है, ठीक है, आसपास उसके 10 12 100 50 लोग सिक्योरिटी में होंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है। और ये जो बीच में मैंने डॉट लगाया है, ये वो स्टार है, ठीक है, कोई फिल्म स्टार है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, और उसके 100 बॉडीगार्ड है, ठीक है भाई, उसके पास है 100 बॉडीगार्ड। अब अगर वो इस तरह से उसको घेर के खड़े हो गए, ठीक है, उसको उसको क्या कर दिया, शील्ड कर दिया, एक दीवार बना दी चारों तरफ, 100 के 100 घेर के उसको खड़े हो गए, तो क्या हम इसमें ये लिख सकते हैं कि इसमें जो शील्डिंग है वो बहुत ज्यादा है, मोर शील्डिंग, क्या इसमें शील्डिंग बहुत ज्यादा है एस ऑर्बिटल के अंदर। अब शील्डिंग बहुत ज्यादा है तो इसमें कहीं पर भी डिफ्यूजन नहीं होगा, लेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब कहीं पे आपको देखो अटैक करने, अगर कोई अटैक करना चाहता हो तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं पर कोई भी वैकेंट स्पेस नहीं है, खाली जगह कहीं पर भी नहीं है, तो शील्डिंग बहुत स्ट्रांग है, डिफ्यूजन बहुत कम है। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन हो तो उसको अट्रैक्शन बहुत कम मिल पाएगा, लेस अट्रैक्शन उसको मिल पाएगा। क्यों क्यों लेस अट्रैक्शन मिलेगा, क्योंकि शील्डिंग बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने शील्ड कर दिया है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। तो ये तीनों पॉइंट जहां भी चलेंगे, तीनों पॉइंट साथ में चलेंगे, कि शील्डिंग बहुत ज्यादा आ रही है इसके अंदर, डिफ्यूजन बहुत कम है, और अट्रैक्शन भी बहुत कम लग रही है। डिफ्यूजन का मतलब है फैलना, कितना फैला हुआ है, तो ये स्पेरिकली शेप्ड है, ये क्या है, स्पेरिकली शेप्ड है एक्चुअल में, स्पेरिकली शेप्ड है। हम इसको एक बॉक्स से दिखाते हैं, ये स्पेरिकली शेप्ड एक्चुअल में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, एक्स वाई जेड एक्सिस पर कहीं पे भी आप देखोगे एक स्पेयर आपको ये मिलेगा। हाँ, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या असर पड़ेगा वो हम नेक्स्ट अभी देखेंगे, आगे देखेंगे धीरे धीरे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, वो सब देखेंगे। तो क्या ये एस ऑर्बिटल का केस क्लियर है, क्या ये एस ऑर्बिटल का केस अपने को समझ में आया कि ये एस ऑर्बिटल स्पेरिकली सिमेट्रिकल हो रहा है। अब पी ऑर्बिटल देखो, एस के बाद अगर हम पी की बात करें तो पी ऑर्बिटल्स को हम 3 बॉक्सेस से दिखा रहे थे, पी ऑर्बिटल को हम इस तरीके से 3 बॉक्स से दिखाते थे जिसमें 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक्चुअल में ये किस तरीके से होते हैं, पी ऑर्बिटल्स होते हैं डम्बल शेप, डम्बल शेप के पी ऑर्बिटल होते हैं इस तरह से, ये डम्बल शेप है। अब ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में हो सकते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड इनका नाम है। मैं कोई भी एक उठा देता हूं यहाँ पे और उसको समझाता हूँ। डम्बल शेप ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ये डम्बल शेप बना हुआ है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इसका रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज है, डम्बल शेप बना हुआ है। अब इसमें ये देखो कि क्या इसमें शील्डिंग एस से ज्यादा है या शील्डिंग एस से कम है, मुझे इतना बता दो। शील्डिंग इसमें एस से ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है, इट इज मोर शील्डेड देन एस और लेस शील्डेड। इसके अंदर पहले में हमने देखा कि 100 बॉडीगार्ड है, 100 के 100 क्या कर रहे हैं, गोल घेरा बना करके उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा, शील्डिंग बहुत ज्यादा है। इसमें क्या हुआ कि 50
बॉडीगार्ड एक साइड और 50 बॉडीगार्ड एक साइड हो गए, ठीक। 50 गए एक साइड, 50 गए एक साइड, बीच में पूरा खाली। तो क्या इसमें शील्डिंग ज्यादा है या कम है? इसमें है लेस शील्डिंग। किसके कंपैरिजन में भाई लेस शील्डिंग है? एस के कंपैरिजन, एस के कंपैरिजन में शील्डिंग कम है। अगर शील्डिंग कम है तो क्या ये डिफ्यूज है? क्या इसमें डिफ्यूजन है? तो मोर डिफ्यूज है, मोर डिफ्यूजन है। और अगर कोई यहां से अटैक करना चाहे, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है और वो अटैक करना चाहे, आराम से कर सकता है क्योंकि यहां पर कोई भी बॉडीगार्ड नहीं है। तो मतलब इसमें जो अट्रैक्शन है वो मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन है। क्या ये कंसेप्ट अपने को समझ में आता है कि अगर डंबल शेप में यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी? क्या ये मोर अट्रैक्शन आ रही है, मोर डिफ्यूजन आ रही है, लेस शील्डिंग आ रही है? ये डंबल शेप होता है पी ब्लॉक का, ये पी ऑर्बिटल होता है डंबल शेप। ठीक, ये क्लियर जा रहा है। तीसरा हमने देखा कि डी सबशेल की, डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। डी ऑर्बिटल होता है कुछ इस तरीके से, हमने देखा था कि 5 बॉक्स बने हुए थे जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये होता है डबल डंबल शेप, डबल डंबल। डबल डंबल का मतलब यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज हमने रखा, ये एक डंबल इस साइड बना, दूसरा डंबल इस साइड बना, दिस इज डबल डंबल। अब ये डबल डंबल बन गया तो इसका मतलब ये है कि जो 100, हाँ एस ऑर्बिटल इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। अब ये डबल डंबल बना, इसका मतलब क्या है कि जो 100 बॉडीगार्ड थे अब वो क्या हो चुके हैं, 25 एक साइड गए, 25 एक साइड गए, उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। क्या इसमें डिफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया और शील्डिंग और ज्यादा कम हो गई? चारों जगह वो फैल गया, फैल गए तो डिफ्यूजन ज्यादा हो गया, तो इसमें आएगा लेस शील्डिंग, लेस शील्डिंग देन पी। पी से भी शील्डिंग कम हो गई, लेस शील्डिंग देन पी। पी से भी शील्डिंग कम हो गई बट डिफ्यूजन ज्यादा हो गया, मोर डिफ्यूजन देन पी, मोर डिफ्यूजन देन पी। और डिफ्यूजन ज्यादा हुआ तो मोर अट्रैक्शन देन पी, मोर अट्रैक्शन यहां पे लग गई। इतना अपने को क्लियर हो रहा है कि एस ब्लॉक, जो एस ऑर्बिटल था स्पेरिकली शेप्ड था, उसमें शील्डिंग बहुत ज्यादा थी। पी वाला डंबल शेप बना, शील्डिंग कम हो गई। डी वाले में डबल डंबल बन गया, शील्डिंग और ज्यादा कम हो गई। एफ का क्या हाल है? एफ कुछ ऐसा दिखेगा, एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फ्लावर, इस तरीके से ये बनता है। कुछ इस तरीके से वो बन जाएगा एफ वाला। अब इसमें देखो डिफ्यूजन और भी ज्यादा है, एफ वाले में देखो डिफ्यूजन और भी ज्यादा है, शील्डिंग बहुत कम है, तो वेरी लेस शील्डिंग, वेरी लेस शील्डिंग, शील्डिंग बहुत कम जा रही है। मोस्ट डिफ्यूज आ रहा है, ये डिफ्यूजन इसमें सबसे ज्यादा है। एंड मोस्ट अट्रैक्शन भी इसके ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट ये करेगा, मोर अट्रैक्शन है, मोस्ट डिफ्यूजल है, वेरी लेस शील्डिंग। क्या एफ ब्लॉक, जिसको हम फ्लावर या कॉम्प्लेक्स शेप कहते हैं, क्या वो इस तरीके से दिखाई देगा? अगर हम देखें कि यार एक ऑर्डर पूछा जाता है, एक ऑर्डर पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग या शील्डिंग का एक ऑर्डर पूछा जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्क्रीनिंग और शील्डिंग का एक ऑर्डर पूछा जाता है, तो एस में सबसे ज्यादा शील्डिंग है, उसके बाद पी में, फिर डी में, फिर एफ में। आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें डिफ्यूजन के ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन ठीक इसी का अपोजिट हो जाएगा। क्या ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन इसी का ठीक अपोजिट हो जाएगा कि एस से ज्यादा पी, फिर डी, और सबसे ज्यादा डिफ्यूजन एफ में है? क्या ये क्लियर है ऑर्डर? ठीक है, इतना क्लियर है? ये बताओ। अब वो स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल्स का अलग अलग स्ट्रक्चर, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, अलग अलग एक्सिस पे उसको दिखाते हैं। बिटवीन द एक्सिस वो रहता है, उसके लोब्स रहते हैं इन बिटवीन एक्सिस। तो वो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ उतनी डिटेल में लेके उसको नहीं चलेंगे, बिकॉज उससे फिर अपना टॉपिक ही कहीं हम और निकल जाएंगे। ठीक है, तो आएगा आपके पास, तब तक आपको इतना जानना जरूरी है। ठीक है, जब वो आएगा तो और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा उस केस में। तो क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ क्लियर है? ठीक है, तो ये यहां से हमने देखा कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कुछ ऐसे दिखाई दे रहा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन था इसके ऊपर टोटल न्यूक्लियर चार्ज था। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि जो जेड इफेक्टिव था वो जेड माइनस सिग्मा था। फिर ये हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में पढ़ा। अब इसमें ये भी हमने कैलकुलेट करना है। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है ये कि इफेक्टिव चार्ज की कैलकुलेशन करनी इस वाले फॉर्मूले से। ये जो ना जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, इसकी हर एक एलिमेंट के लिए कैलकुलेशन होती है। तो हर एक एलिमेंट के लिए इसकी कुछ वैल्यू आती है, उसके बेस पर हम ऑर्डर बनाते हैं कि लेफ्ट राइट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, उसको ऑर्डर आता है। उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंप्लीट हो जाएगा तो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा अपना एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, धीरे धीरे ये सारी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे। इतना क्लियर है? इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, शायद मैंने सेंड भी कर दिए हैं।